नमस्कार साथियों, मैं हूं चक्रधर पांडे। तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, है ना। और वो जो टॉपिक है वो है भारत की नदियां, है ना। और भारत की नदियों में हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो सारी की सारी इसी वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी हम आप लोगों को तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियां। और भारत की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है ना। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मैप आपके सामने दिख रहा है जिसमें कुछ लकीरें खींची गई हैं। और ये जो लकीरें हैं ना दोस्तों, ये लकीरें लकीर नहीं है बल्कि ये नदियों को दर्शाया गया है। और ये किन किन नदियों को दर्शाया गया है ये हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर यानी उत्तर से दक्षिण हम लोग चलेंगे। कहाँ से? उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ चलेंगे, है ना। दक्षिण की तरफ चलेंगे भारत में, और उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी नदियां हैं उनका हम लोग अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर में यहाँ पर आप लोग को एक साइन दिख रहा होगा, यहाँ से एक नदी निकल रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से यानी यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक नदी निकल रही है, और यह जो पॉइंट है इसका नाम है बच्चों मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील बोलते हैं इसको। ठीक है, मानसरोवर झील बोलते हैं। कैलाश पर्वत के पास में ये है ना, मानसरोवर झील। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। सर, किस नदी का उद्गम होता है? तो बच्चों इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? सिंधु नदी या सिंधु नदी। और इसको इंडस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं, इंडस। ठीक है, इंडस के नाम से जानते हैं, या इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इस सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील यानी कहां पे? तिब्बत में है। ये कहां है बच्चों? तिब्बत। और तिब्बत किसके अधीन है? चाइना के, यानी चाइना में पड़ता है तिब्बत, चीन में पड़ता है तिब्बत। तो तिब्बत से ये नदी निकलती है मानसरोवर झील से, सिंधु नदी। और यह जो सिंधु नदी है बच्चों, यह भारत में जो है प्रवेश करती है यहाँ से, इस पॉइंट से, और पूरे भारत को इस प्रकार से काटती हुई, है ना। पूरे भारत में जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पे जो भी पर्वत है या जो भी जो है कि ये पर्वतीय भाग है, इसको क्या करती है? ये नदी काट देती है। यानी इसे हम जो है कि कह सकते हैं कि देखिए, नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी आप इतना ये समझिए कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदी वो होती है जो कि अपने ही मार्ग में बहती है। ठीक है, उसके मार्ग में जो भी अवरोध आता है उस अवरोध को वो क्या करती है? काट देती है ना। यानी वो कहती है हम ही सबसे ऊपर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, जो हमारे मार्ग में आएगा वह नीचे दब जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात वो यही बोलती हैं, और वो जो भी मार्ग में आता है उसे काटते हुए वो आगे की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, तो वो होती पूर्ववर्ती नदी। और एक अनुवर्ती नदी होती है। अनुवर्ती नदी वो नदी होती है जो जिधर ही ढाल पाए उधर की तरफ निकल लेती है। ठीक है, यानी पानी का जैसे जो स्वभाव होता है पानी का कि वो जिधर भी ढाल पाए उधर निकल लेता है, उसी प्रकार से ये जो अनुवर्ती नदी होती है, और अनुवर्ती नदी जिधर भी ढाल, मान लीजिए इधर की तरफ पूर्व से पश्चिम बह रही हैं, तो पश्चिम की तरफ का कोई पर्वत ऊंचा हो गया तो वो वापस से अपना मार्ग बदल लेती हैं, उन्हें अनुवर्ती नदी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जितना भी हिमालय है, ये कौन सा पर्वत है? या पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वाला खंड दिख रहा है ना आपको। तो यह जो हिमालय पर्वत, आखिर हिमालय पर्वत आपको भी पता है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में ये नदी क्या कर रही है? उसको काट रही है, और काट करके अपने ही मार्ग में प्रवाहित हो रही है, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदी है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो यह जो इंडस नदी है या सिंधु नदी है, ये इस प्रकार से यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, यह क्या बच्चों? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पाकिस्तान में बहते हुए यह अपना जल कहाँ गिराती है बच्चों? तो यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। कहाँ गिराती है? अरब सागर में
ये अपना जल गिरा थी यहाँ पे अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी जो है कि होता है भारत के। अब बात यहां से आती है कि सर चलो ठीक है, उद्गम आपने बता दिया और आपने विलय भी बता दिया कि वह विलीन कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे बात आती है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। देखिए सहायक नदियों में बहुत सारी सहायक नदियाँ अफगानिस्तान से भी आकर के और यहाँ से भी आकर के इसमें नदियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत से निकल करके जो नदियाँ सिंधु नदी में मिल रही हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक 5 नदियों का एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नदियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। इन्हें पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें पंचनद कहा जाता है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है ये पंजाब हिमालय से निकल करके और कहाँ मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो सिंधु नदी, इसको हम एस से दर्शा सकते हैं या सिंधु नदी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आप आएंगे ना, तो यहाँ पर एक नदी है, सबसे ऊपर यहाँ पर एक नदी है, क्या है? इसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है बच्चों? इसको हम लोग करते हैं झेलम नदी, ठीक है, यह है झेलम, ठीक है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। यह जो है वो है चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी आकर के सिंधु में यहाँ पर मिल जाती है, सिंधु नदी में, और चेनाब की सहायक हो गई है झेलम। तो यहाँ पर झेलम हो गई, यहाँ पे चेनाब हो गई। उसके बाद में झेलम, चेनाब, और अब यहाँ पर ये जो नदी है ना बच्चों, इस नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी। अब रावी नदी किसकी सहायक है? रावी नदी भी चेनाब की सहायक है। किसकी सहायक है? चेनाब की सहायक है। रावी के बाद में यह जो नदी है, यह नदी इसको कहते हैं ब्यास नदी। क्या कहते हैं? ब्यास नदी। और ब्यास नदी किसकी सहायक है? देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्यास नदी चेनाब की सहायक नहीं है, ब्यास नदी सतलज की सहायक है। यहाँ पर ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे, यह नदी है, इसका नाम है सतलज। क्या नाम है बच्चों? सतलज नदी। और सतलज नदी की कहानी देख लेते हैं, है ना। यह तो भारत में उद्गम हो रहा है, झेलम का, चेनाब का, रावी का और ब्यास का, इनका भारत में ही उद्गम हो रहा है। और ये जाकर के कहाँ अल्टीमेटली या फाइनली हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी में मिल जा रही हैं। भाई चेनाब में मिल रही है, ठीक है, चेनाब अपना पानी कहाँ लेके जा रही है? सिंधु में लेके जा रही है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी की हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए। सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो कि क्या है, यह भी पूर्ववर्ती नदी है और यह भी मानसरोवर झील चाइना से निकलती है। और ये यहाँ पर इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर करके पूरी तरह से यहाँ से बाहर भी निकल जाती है, यानी ये पूरा आर पार बहने वाली नदी है, ठीक है। तो इसको काटते हुए बाहर यहाँ पे निकल जाती है, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। और फाइनली आकर के यह चेनाब में मिल जाती है। यानी सतलज भी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की सहायक नदी है। और चेनाब फाइनली कहाँ पर जाके मिल रही है बच्चों? सिंधु नदी में मिल रही है, ठीक है। अब देखिए, इनको याद करने का कोई तरीका है क्या सर? हाँ बिल्कुल, इनको याद अपन कर सकते हैं। देखो, इंडस नदी को आप लोग याद रख सकते हैं या सिंधु नदी को आप लोग नॉर्मली याद कर रख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर में सिंधु नदी है, ठीक है। उसके बाद में इन 5 नदियों को कहते हैं पंचनद। क्या कहते हैं? पंचनद कहा जाता है। और यह पंचनद कौन से हैं? यह पंचनद है JCR, ठीक है, VS। क्या है? JCRVS। आपको याद रखना है JCRVS। जेसी क्यों? जेसी नाम का एक लड़का या लड़की की हम बात कर सकते हैं कि जेसी नाम का एक लड़का या लड़की है जो कि RVS कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है, या पढ़ता है। तो जेसी नाम का लड़का या जेसी नाम की लड़की RVS कॉलेज में पढ़ती है। तो आपको याद रख लेना है JCRVS। JCRVS मतलब J से झेलम, C से चेनाब, R से रावी, V से व्यास और S से सतलज। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है। JCRVS क्या है? नॉर्थ टू साउथ की हम बात करें तो नॉर्थ टू साउथ ये पूरा क्रम है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी सिंधु नदी, झेलम नदी, उसके बाद में चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इनकी कहानी हमने सुन ली और पढ़ ली। अब हम बात करते हैं यहीं से मानसरोवर से, ठीक है। मानसरोवर से ही एक नदी निकलती है, यहीं पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा नाम है? क्या नाम है उनका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर की हम बात करें,
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद की बात करें, ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? सांगपो। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं इसे, सांगपो। क्या लिखते हैं? सांगपो नाम से जाना जाता है। और सांगपो का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। और इसी को जब यहाँ पर तो इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? तिब्बत में। यहाँ लिखा हुआ है तिब्बत, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं। और यह जब आगे आकर के अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है, तो जहाँ से ये प्रवेश करती है और जस्ट प्रवेश करने के समय, यानी अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है बच्चों, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। अब हम लोग कहानी किसकी कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र की कहानी चल रही है। ये समझ में आ रही बात? किसकी कहानी चल रही है? ब्रह्मपुत्र की, है ना? ब्रह्मपुत्र की कहानी चल रही है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की कहानी है कि तिब्बत पे इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, और जब यहाँ पे प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसे यहाँ पर दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये प्रवेश करके आसाम में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आसाम से होते हुए, और आसाम से होते हुए बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। समझ में आई बात? बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है बच्चों, तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है। कहानी सुनना ध्यान से। कैसे? ध्यान से यहाँ पे कहानी सुननी है, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो, ब्रह्मपुत्र यहाँ से चली चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आकर के यहाँ पे अक्षसंघीय नमन, जिसको हेयरपिन बैंड कहते हैं, हेयरपिन बैंड, यानी हेयरपिन बैंड के समान यहाँ पर क्या है? इसमें बैंड लिया हुआ है। हमारा हिमालय भी हेयरपिन बैंड के समान है। ठीक है, महान हिमालय भी हेयरपिन बैंड के समान है। उसी प्रकार जब महान हिमालय हेयरपिन बैंड के समान है, जहाँ अवरोध कर देता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे नहीं जा पाती, वो भी इसी प्रकार से बैंड करके कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और जब यहाँ प्रवेश करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और जब आगे आकर के असम है ना, असम से होकर के फिर ये मेघालय में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आगे आकर के ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिलने के बाद में आकर के कहाँ गिर जाती है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। अब देखो, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अधूरी है। क्या अधूरी है सर? अब आइए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मतलब यह है गंगा की कहानी। ब्रह्मपुत्र और गंगा का थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टेड जो है कि मिलन होता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा यानी ब्रह्मपुत्र, जब तक हम गंगा नहीं पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र क्लियर नहीं होगा, और जब तक ब्रह्मपुत्र नहीं पढ़ेंगे हम लोग गंगा क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। तो यह नदी कौन सी है बच्चों? यह है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। और उसके बाद यहाँ से जब ये चलती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से यह बाद में आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब यह गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है बच्चों पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। अब ध्यान रखना, जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करी तो उसका नाम हो गया पद्मा। और जब पद्मा के रूप में यह आगे आकर के जमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? जमुना। वही जमुना जिसका नाम ब्रह्मपुत्र का ही नाम जमुना है। जब जमुना से पद्मा मिलती है तो संयुक्त रूप से जो धारा आगे जाती है इसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेघना के नाम से। अब इसको समझे कैसे सर? आओ हम समझाते हैं आपको। देखो, जब ब्रह्मपुत्र जब जमुना ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र की हम बात करें, यह बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश में किसके नाम से जानी गई? बांग्लादेश में किसके नाम से जानी गई? जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना, है ना। और यह जो गंगा है, गंगा बांग्लादेश में किसके नाम से जानी गई? किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानी गई, है ना, पद्मा के नाम से जानी गई। तो अब देखिए, और जब जमुना और पद्मा दोनों मिलते हैं, क्या? जमुना और पद्मा क्या हुए? दोनों मिल गए। जमुना प्लस पद्मा, यह दोनों मिलकर के क्या कहलाए बच्चों? मेघना कहलाए। क्या कहलाए? मेघना। और मेघना के रूप में
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर यह कहानी है किसकी? अब देखिए यहाँ पर गंगा से छोटी छोटी नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, है ना, ये बहुत सारी नदियाँ इससे आकर के नेपाल हिमालय से आकर के इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। वो जब हम गंगा पढ़ेंगे तो गंगा में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग मुख्य मुख्य नदियाँ पढ़ रहे हैं। अब इसी गंगा में यहीं से, इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, और यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश में बहते हुए, और उत्तर प्रदेश में ही, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में एक जगह है ना, कौन सी जगह है सर? तो प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ पर संगम कहा जाता है कि यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है ना। तो इस प्रयागराज जगह पर यह आकर के गंगा से मिल जाती है और गंगा फिर आगे बहती है। ठीक है, तो यह चीज़ आपने यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था ना पंचनद, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है। क्या छूट रही है सर? एक चीज़ ये छूट रही है कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था, है ना, सिंधु जल समझौता की आपने कहानी सुनी होगी। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था, है ना। जब भारत ने कहा कि हम सारा जल रोक लेंगे तो पाकिस्तान चला गया। ठीक है, पाकिस्तान चला गया कहाँ पे? यूएनओ बीच में आया और उसने क्या करवाया? समझौता करवाया। समझौता करवाने के बाद में क्या समझौता हुआ कि ऊपर का जो तीन नदियां हैं, यानी सिंधु, झेलम और कौन सी? चेनाब, यानी सिंधु प्लस झेलम प्लस चेनाब, यह जो नदी है ना बच्चों, इन तीनों नदियों का जल जो है, इन तीनों नदियों के जल में इन तीनों नदियों के जल का 80% हिस्सा कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% हिस्सा कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इससे नीचे जो तीन नदियां हैं, यानी कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। कौन सी? रावी प्लस ब्यास प्लस सतलज की अगर हम बात करें, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का 80% जो हिस्सा है वह भारत यूज करेगा, है ना। इनके जल का 80% कौन यूज करेगा? भारत। और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। इस प्रकार से यह समझौता हुआ था। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे? गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर सारी कहानी हमने यहाँ पर पढ़ ली कि किस प्रकार से जमुना, पद्मा, और जो है कि ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में है तो जमुना कहलाती है, गंगा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, और जमुना पद्मा से मिलने के बाद मेघना कहलाती है, और तीनों मिलकर के फिर दोनों की धारा संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और यह कई धाराओं में यहाँ पर बढ़ जाती हैं। क्या है? कई धाराओं में। देखो नदी जब क्या होती है, नदी जब आधार तल को प्राप्त कर रही होती है, यानी एकदम ढलान पर आ गई होती है, तो वह कई धाराओं में बढ़ जाती है। क्योंकि ढाल नहीं होता है तो उसमें तीव्रता नहीं होती है, वो कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसलिए कई धाराओं में नदी जब बढ़ती है तो बीच बीच में जो है कि कैसा, बीच बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, जो कि जिसको क्या कहते हैं? डेल्टा। ऊपर से देखने में इस तरह पक्षी के पंजे के समान क्या लगता है? डेल्टा लगता है, तो उसे कहते हैं डेल्टा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और वहीं पे सुंदरवन, यानी सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैग्रोव वन के बारे में क्या कहा गया है कि मैग्रोव वन बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह रोकते हैं, और मैग्रोव वन को क्या, मिट्टी नहीं चाहिए होती है, पानी में ही अपना जड़ जो है कि क्या करते हैं? जमा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक आपको ये एक आकृति दिख रही होगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटा नागपुर, अमरकंटक का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरकंटक, अमरकंटक का पठार। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है लगभग। ठीक है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो एरिया है उसे अमरकंटक पठार के नाम से जानते हैं। अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। यानी जिस भी भाग से 3 तरफ में नदियां निकल रही हैं उस प्रतिरूप को, अपवाह प्रतिरूप हम लोग पढ़ेंगे, उस प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो यहाँ से 3 दिशा में नदियां निकलती हैं। एक तो उत्तर की तरफ बहती हुई, यानी उत्तर और पूरब की तरफ बहती हुई जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जिसका नाम है सोन नदी।
ठीक है। इसी प्रकार से एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई आकर के अरब सागर में अपना जल गिराती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और इसी प्रकार से यहाँ से एक नदी निकलती है और दक्षिण और पूरब में बहती हुई आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है महानदी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सोनम याद रखना, किसी लड़की का नाम हो सकता है सोनम, ठीक है। सोनम से याद हो जाएगा सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ सोनम, ठीक है। सोनम, सोनम यानी सोन जो कि गंगा में मिलती है, महानदी उड़ीसा होते हुए कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और नर्मदा नदी आकर के अरब सागर में जल गिराती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें नर्मदा नदी को पढ़ना है। नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी आप पूछेंगे सर एक बात, ये पूरब से पश्चिम क्यों बह रही है? इसलिए क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है। ये किस में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और जो नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं वह उछलते कूदते चलती हैं, और वो क्या करती हैं? जलप्रपात बनाती हैं। क्या करती हैं बच्चों? जलप्रपात बनाती हैं। इसलिए नर्मदा जो है ना, नर्मदा क्या है? जलप्रपात का निर्माण करती है। इसलिए नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा? एक धुआंधार जलप्रपात है, जो कि किस पे है? धुआंधार जलप्रपात किस पे है? नर्मदा नदी पे है। अब नर्मदा नदी जब आकर के यहाँ पर अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो यह क्या करती है? भ्रंश घाटी में बहने के कारण यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी किसे कहते हैं सर? एस्चुरी उसे कहते हैं जो नदियाँ अपना जो कगार है उसको काट काट करके अंदर की तरफ और भी क्या करें? उसको गहरी करती जाए, उसे एस्चुरी कहा जाता है। तो यह डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी, जिसे कहा जाता है ज्वार नदमुख। एस्चुरी को क्या कहा जाता है? ज्वार नद मुख भी कहा जाता है, ठीक है। ज्वार नद मुख की भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एस्चुरी का निर्माण निम्नलिखित में कौन से नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। और ध्यान रखना, ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। अब इसको आप याद रखना कि किसके भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में ये प्रवाहित होती है। इसको याद रखना है। तो नर्मदा के ऊपर क्या है? विंध्याचल है। इस प्रकार से आप याद रखिए, विंध्याचल, उसके बाद आ जाती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, उसके बाद आ जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। सतपुड़ा, नर्मदा और विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा और नर्मदा, और फिर उसके बाद आती है ताप्ती। इसको कई बार अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण को आप अरेंज करिए। तो आप याद रखेंगे, एक वर्ड याद रखेंगे, विनसता, है ना। कई बार रटेंगे इसको, विनस्ता विनस्ता विनस्ता, तो विनस्ता याद हो जाएगा। यहाँ पर विंध्याचल है, फिर यहाँ पर क्या है? नर्मदा नदी है, और फिर यहाँ पर सतपुड़ा है ना। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल, और फिर ये आपको नर्मदा दिख रही है ना। लो इससे कर देते हैं, ये विंध्याचल है, उसके बाद ये नर्मदा है, फिर यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा है, और फिर यहाँ पर ताप्ती है ना। इस प्रकार से विनस्ता, विनस्ता याद रखना, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई क्या आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से जस्ट इसके नीचे ताप्ती की नदी, एक नदी आपको मिलेगी ताप्ती नदी के नीचे, वो ताप्ती, ये इस नदी का नाम है बच्चों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नासिक में भी त्र्यंबक के नाम के स्थान है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र में बहती, तेलंगाना में बहती है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहती है, और बाद में आंध्र प्रदेश में आकर के और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। जो भी नदियां पश्चिम से पूर्व बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो वेनगंगा, पेनगंगा आदि इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। वेनगंगा, पेनगंगा वगैरह इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। वेनगंगा, पेनगंगा इसकी सहायक नदियां। कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा के नाम से कहीं आपने मार दिया गंगा की सहायक नदी, नहीं, गंगा की सहायक नदी है नहीं है, बल्कि गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखिए, गोदावरी के नीचे अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नदी और है, यह मेन नदी, इसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? कहाँ से? कृष्णा नदी कर्नाटक में से निकलती, कर्नाटक राज्य के
रत्नागिरी जिले के महाबलेश्वर से निकलती है। किससे? महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है, जिला रत्नागिरी और स्टेट महाराष्ट्र। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलते हुए वो कर्नाटक में बहती, तेलंगाना में बहती है और बाद में यहाँ पर आकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी क्या है सहायक नदियां हैं। नागार्जुन सागर बांध भी इस पे बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में जब हम लोग नीचे आएंगे तो कर्नाटक से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा के बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत, सारे वेस्टर्न घाट में ही आते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और निकल करके यह कर्नाटक में और तेलंगाना में अपना जल गिराती जो है कि जल क्या करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई आकर के कहाँ गिराती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में गिराती है और यह भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। इस पे शिव समुद्रम जो है कि क्या है, एक तरह से शिव समुद्रम क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें नीचे और तो यहाँ पर वैगई नदी है। ठीक है, वैगई नदी भी क्या करती है? ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो हमने यहाँ पर एक नज़र में पूरा का पूरा नदी यानी भारत की पूरी नदियाँ हम लोग उत्तर से दक्षिण तक बच्चों देख ली हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये जो चीज़ें, ये चंबल नदी है। चंबल नदी जाकर के यमुना में मिलती है, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर के कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर भी बनाती है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और राजस्थान में कुछ नदी हैं, जैसे लूनी नदी है। लूनी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो भी राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में ही से ही निकल जाती है। ठीक है, तो ये माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार से जो भी मुख्य नदियां हैं उसका हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर दबा के कर दीजिए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो है कि टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।